गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम हिंदी का चैप्टर इस जल प्रलय में फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा रचित है। इस जल प्रलय में इसके बारे में हम पढ़ेंगे। मेरा गांव ऐसे इलाके में है जहाँ हर साल पश्चिम, पूरब और दक्षिण की कोसी, पनार, महानंदा और गंगा की बाढ़ से पीड़ित प्राणियों के समूह आकर पनाह लेते हैं। पनाह यानी सहारा लेते हैं या वहाँ पर आकर रहते हैं। कि यहाँ पर जो फणीश्वर नाथ रेणु हैं, राइटर जो इस चैप्टर के हैं, वो ये बता रहे हैं कि वो जहाँ रहते हैं वह एक दक्षिण की तरफ उनका गाँव है। दक्षिण के इलाके में वहाँ पर कोसी, पनार और महानंदा और गंगा, ये सारी नदियाँ जहाँ पर बाढ़ आती रहती है, उस एरिया के जो लोग होते हैं वो कहाँ आकर पनाह लेते हैं? उसके गांव में लेते हैं। सावन भादों में ट्रेन की खिड़कियों से विशाल और सपाट पड़ती पर गाय, बैल, भैंस, बकरों के हजारों झुंड मुंड देख कर ही लोग बाढ़ की विभीषिका का अंदाजा लगाते हैं। पर्ती क्षेत्र में जन्म लेने के कारण अपने गांव के अधिकांश लोगों की तरह मैं भी तैरना नहीं जानता। पर्ती क्षेत्र यानी कि जहाँ पर पानी ही नहीं है, पर्ती क्षेत्र जहाँ पर पानी नहीं है, ऐसी जगह पे सूखाग्रस्त क्षेत्र में उसका जन्म हुआ था। तो वहाँ पर पानी नहीं है तो वहाँ के ज़्यादातर लोगों को तैरना नहीं आता। वैसे भी उनको भी तैरना नहीं आता है, किंतु 10 वर्ष की उम्र से पिछले साल तक बॉय स्काउट, स्वयं सेवक, राजनीति कार्यकर्ता अथवा रिलीफ वर्कर के हैसियत से बाढ़ पीड़ित क्षेत्रों में काम करता हूँ। और देखने की बात है, हाई स्कूल में बाढ़ पर लेख लिखकर प्रथम पुरस्कार पाने से लेकर धर्म युग की कथा दशक के अंतर्गत बाढ़ की पुरानी कहानी को नए पाठ के साथ प्रस्तुत कर चुका हूँ। यानी कि जो ये राइटर है फणीश्वर नाथ रेणु है, पर्ती क्षेत्र में तो इनका जन्म हुआ, लेकिन बॉय स्काउट में इन्होंने 10 साल की उम्र से ही ज्वाइन कर लिया था। तो बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में ये जाते थे और वहाँ के लोगों की ये सुरक्षा प्रदान करते थे, रक्षा करते थे, मतलब उनको बचाने की कोशिश करते थे। तो इन्होंने एक लेख भी लिखा था। किसके ऊपर लिखा था? बाढ़ के ऊपर ही एक लेख लिखा था, उसमें भी ये प्रथम पुरस्कार आया था इनको। और इन्होंने कुछ पुस्तकें लिखी हैं, वो भी बाढ़ के ऊपर ही लिखी है। जैसे जय गंगा सन 1949 में लिखी, डायन कोसी सन 1948, हड्डियों का पुल सन 1948 आदि छुटपुट रिपोर्टाज के अलावा मेरे कई उपन्यास, बाढ़ की विनाश लीलाओं को अनेक चित्र अंकित हुए हैं। यहाँ पर लेखक एक रिपोर्टाज शैली में लिखा है, जो कि हिंदी की एक शैली होती है। इसके अंदर लेखन एक पद्धति होती है, वो लिखता है इसके अंदर। ठीक है, नेक्स्ट आगे हम पढ़ते हैं कि मेरे कई उपन्यास में बाढ़ की विनाश लीलाओं के अनेक चित्र अंकित हुए हैं, किंतु गांव में रहते हुए बाढ़ से घिरने, बहने, धंसने और भोगने के अनुभव कभी नहीं हुआ। वह तो पटना शहर में सन 1967 में हुआ। जो वो बाढ़ में जो उन लोगों का, ठीक है, ये है ना, काम करते थे बाढ़ विभीषिका क्षेत्र में, ये लोग वर्क करते थे फणीश्वर नाथ रेणु, लेकिन इनका जो मुकाबला बाढ़ से कभी नहीं हुआ, क्योंकि ये तो पर्ती क्षेत्र में इनका जन्म हुआ था, तो वहाँ पे बाढ़ नहीं आती थी। लेकिन सन 1967 में उनका मुकाबला हुआ बाढ़ से। कैसे हुआ? जब 18 घंटे की अविराल वृष्टि के कारण पुनपुन का पानी राजेंद्र नगर, कंकड़बाग और अन्य निचले हिस्सों में घुस आया था। यहाँ पे जिस जगह ये रहते थे उस जगह 48 घंटे यानी 18 घंटे अविरल बारिश यानी लगातार वृष्टि हुई, यानी बारिश हुई, अतिवृष्टि। क्या होता है? जब अत्यधिक बारिश होती है तो उसे अतिवृष्टि कहते हैं। तो लगातार वृष्टि हुई थी, यानी कि पानी का अत्यधिक पानी बरसा था। इसकी वजह से उनके इलाके में राजेंद्र नगर, कंकड़बाग और अन्य निचले हिस्सों में घुस आया था। अतः बाढ़ को मैंने भोगा शहरी आदमी की हैसियत से। इसलिए इस बार जब बाढ़ का पानी प्रवेश करने लगा तो पटना का पश्चिमी इलाका छाती भर पानी में डूब गया। तो हम घर से ईंधन, आलू, मोमबत्ती, दियासलाई, पीने के पानी और कंपोज की गोलियां जमा कर बैठ गए और प्रतीक्षा करने लगे। अब क्या हुआ? जब इतनी बारिश हुई तो वहाँ पर हम लोग देखते हैं कि बारिश हुई तो उन लोगों ने क्या किया, जो आवश्यकता की चीज़ें थी, दियासलाई, आलू, सब्जी, जो भी उनको आवश्यकता की चीज़ें थी, वो सबको उन्होंने इकट्ठा कर लिया और जमा कर आराम से बैठ गए, प्रतीक्षा करने लगे कब हमारे इलाके में पानी घुसे या आ जाए, बाढ़ आ गई तो हम कैसे बाहर निकलेंगे। तो पहले से ही
तैयारी कर ली थी। जैसे हम लोगों ने अभी रिसेंटली देखा, अभी हमने कि हमारे अभी लॉकडाउन जो लगा था, उसमें क्या होता है कि लॉकडाउन लगा तो लोगों ने अपने खाने पीने का इनका सामान इकट्ठा कर लिया था और एक जगह इकट्ठा करके बैठ गए थे। सुबह सुना राजभवन मुख्यमंत्री निवास प्लावित हो गया है और दोपहर में सूचना मिली कि गोलघर जल में गिर गया। सुबह जब सुना हम लोगों के राजभवन जो मुख्यमंत्री का निवास है वो भी प्लावित होने यानी जल में डूब गया है। दोपहर में सूचना मिली कि गोलघर जल में गिर गया। यूँ सूचना बांग्ला के इस वाक्य से मिली थी, जानो गोलघर डूबे गेचे, कि जानो कि गोलघर कैसे डूब गया है, कि डूब चुका है। और 5 बजे तक कॉफ़ी हाउस जाने के लिए तथा शहर के हाल मालूम करने के लिए निकला तो रिक्शे वाले ने हंसकर कहा, अब कहाँ जाइएगा, कॉफ़ी हाउस तो अबले पानी आ गया होगा। क्या कहा, जब क्या हुआ, लेखक जो फणीसरनाथ रेणु जी हैं वो हमेशा शाम को 5 बजे कॉफ़ी हाउस में कॉफ़ी पीने के लिए जाया करते थे। तो उन्होंने देखा कि वहाँ पर पानी भर चुका होगा। वो जैसे ही निकले तो रिक्शे वाले को उन्होंने कहा, तो रिक्शे वाले ने कहा कि कॉफ़ी हाउस में पानी भर गया होगा, चलो पानी कैसे घुस गया होगा वहीं देखना है, कहकर हम रिक्शा पर बैठ गए। साथ ही नई कविता के एक विशेषज्ञ व्याख्याता आचार्य कवि मित्र थे जो मेरी अनवरत अनगढ़ गद्यमय स्वगोक्ति से कभी बोर नहीं होते। उन्होंने देखा कि हमारी जो है उससे वो कभी भी बोर नहीं होते थे। उनके 2 दोस्त थे, मोटर स्कूटर, ट्रैक्टर, मोटरसाइकिल, ट्रक, टमटम, साइकिल, रिक्शा पर और पैदल लोगों को पानी देखने जा रहे हैं। लोग पानी देखकर लौट रहे हैं। देखने वालों की आंखों में जुबान पर एक जिज्ञासा, पानी कहाँ तक आ गया होगा। लोग जो देख रहे थे उनके माइंड में एक जिज्ञासा बनी हुई थी कि पानी कहाँ तक आ गया होगा। पैदल लोग पानी देखने जा रहे हैं, लोग पानी देखकर लौट रहे हैं। देखने वालों की आंखों की जुबान पर एक ही जिज्ञासा, पानी कहाँ तक आ गया होगा। देखकर लौटते हुए लोगों ने बातचीत फ्रेजर रोड पर आ गया पार कर गया। श्री कृष्णापुरी पाटलिपुत्र कॉलोनी की बोरिंग रोड इंडस्ट्रियल एरिया का कहीं पता नहीं। अब भट्टाचार्य रोड पर पानी आ गया होगा। छाती भर पानी में से कॉलेज के पास डूबाव पानी आ रहा है, घुस रहा है, डूब रहा है, बह रहा है। हम जब कॉफ़ी हाउस के पास पहुँचे तो कॉफ़ी हाउस के बंद कर दिया गया था। सड़क के एक किनारे एक मोटी डोरी की शक्ल में गेरुआ झाग फैन के उलझा पानी तेजी से सरकता आ रहा था। मैंने कहा, आचार्य जी आगे जाने की ज़रूरत नहीं है, वो देखिए आ रहा है मृत्यु का तरल दूध। यहाँ मृत्यु का तरल दूध किसे कहा गया है? यहाँ मृत्यु का तरल दूध कहा गया है बाढ़ के पानी को कहा गया है। अतः आतंक के मारे मेरे दोनों हाथ बरबस जुड़ गए और सभ्य प्रणाम निवेदन में मेरे मुँह से कुछ अस्फुट शब्द निकले। हाँ, बहुत कायर व डरपोक हूँ। रिक्शा वाला बहादुर है कहता है, चलिए ना थोड़ा सा आगे। भीड़ का एक आदमी बोला, ए रिक्शा करंट बहुत तेज़ है, आगे मत जाना। यहाँ पे भीड़ का जो एक आदमी है वो ये कहता है कि करंट बहुत तेज़ है, आगे मत जाना। भीड़ का एक आदमी बोला, ए रिक्शा करंट बहुत तेज़ है, आगे मत जाओ। मैंने रिक्शे वाले को अनुनय भरे स्वर में कहा, लोटा लो भैया, आगे बढ़ने की ज़रूरत नहीं। रिक्शा मोड़कर हम अप्सरा सिनेमा हॉल, सिनेमा शो बंद है, बंगल में गांधी मैदान की ओर चले। प्लेस होटल के इंडियन एयरलाइंस दफ्तर के सामने पानी भर रहा था। पानी की तेज़ धारा पर लाल हरे नियम विज्ञापनों की परछाइयाँ सैकड़ों रंगीन सांपों की सृष्टि कर रही थी। गांधी मैदान की रेलिंग के सहारे हजारों लोग खड़े देख रहे थे। दशहरा का दिन रामलीला के राम के रथ की प्रतीक्षा में जितने लोग रहते हैं उससे कम नहीं थे। यहाँ पर लेखक ये बताना चाह रहा है कि दशहरा का जो दिन होता है उस दिन है ना गांधी मैदान में बहुत ज़्यादा भीड़ उमड़ती है। उतने ही लोग आज पानी देखने के लिए उमड़े हुए थे। गांधी मैदान में आनंद, उत्सव, सभा, सम्मेलन, खेलकूद, सारी स्मृतियाँ धीरे धीरे एक गहरी आवरण आच्छादित हो रहा था। हरियाली पर सने सने पानी फिरते देखने का अनुभव सर्वथा नया था। इसी बीच एक अधेड़ मुस्टंड गंवार जोर जोर से बोल उठा, इहें जब दानापुर डूब रहा था तो पटिया बाबू लोग उलट कर देखने भी नहीं गए, अब बुझो। मैंने अपने आचार्य कवि मित्र को कहा, पहचान लीजिए, यही है वह आम आदमी जिसकी खोज में साहित्य गोष्ठियों से होती रहती है। इसके वक्तव्य में दानापुर बदले उत्तर बिहार
बिहार अथवा कोई भी बाढ़ग्रस्त ग्रामीण क्षेत्र जोड़ दीजिए। दानापुर के बदले अपन कोई भी उत्तर बिहार का कोई सा भी क्षेत्र जोड़ सकते हैं। वहाँ पर एक आदमी बोलता है कि देखो, जब हमारा गांव डूब रहा था तब ये पटनावासी कुछ नहीं कर रहे थे, अब देखो इनका ही पटना डूब रहा है। शाम के 7:30 बज चुके हैं। आकाशवाणी पटना केंद्र के स्थानीय समाचार प्रसारित हो रहा था। पान की दुकान के सामने खड़े लोग चुपचाप उत्कंठ होकर सुन रहे थे। पानी हमारे स्टूडियो की सीढ़ियों तक पहुंच चुका था और किसी भी क्षण स्टूडियो में प्रवेश कर सकता है। समाचार दिल दहल लाने वाला था। कलेजा धड़ उठा था। मित्र के चेहरे पर भी आतंक की कई रेखाएं उभरी थी, किंतु हम तुरंत ही सहज हो गए थे, यानी चेहरे की चेष्टा करके सहजता ले आए थे, क्योंकि हमारे चारों ओर कहीं कोई परेशानी नजर नहीं आ रही थी। पानी देखकर लौटते हुए लोग आम दिनों की तरह हंस बोल रहे थे, बल्कि आज तनिक अधिक ही उत्साहित थे। हाँ, दुकानों से थोड़ा हड़बड़ी थी और नीचे के सामान ऊपर किए जा रहे थे। रिक्शा, टमटम, ट्रक, टेम्पो सामान लादे जा रहे थे। खरीद बिक्री बंद हो चुकी थी। पान वालों की बिक्री अचानक बढ़ गई थी। आसन संकट के कोई भी प्राणी आतंकी नहीं दिख रहा था। पान वाले के आदमकद आईने के उतने लोगों के बीच हमारी ही सूरत मुहर्रमी नजर आ रही थी। मुझे लगा कि अब हम यहाँ थोड़ी देर में ठहरेंगे तो वहाँ खड़े लोग किसी भी क्षण ठठाकर हम पर हंस सकते हैं। जरा इस बुज़दिलों को हुलिया देखो, क्योंकि वहाँ ऐसे ही बातें चारों ओर उछाली जा रही थी। एक बार डूब ही जाए, धनुषकोटी की तरह पटना लापता न हो जाए कहीं। धनुषकोटी एक जगह थी जहाँ पर बाढ़ का पानी बहुत तेज़ी से आया था, जिसकी वजह से वो पटना डूब गया। सब पाप धुल जाएगा, चलो गोल करके मुड़े पर ताश की गड्डी लेकर बैठ जाएं। बिस्कोमान बिल्डिंग की छत पर क्यों नहीं भाई, यही माकूल मौका है। इनकम टैक्स वालों को इसी मौके के काले कारोबारियों के घर में छापा मारना चाहिए। कारोबारियों के घर में इसी टाइम पे हमें छापा मारना चाहिए, क्योंकि है ना, इस समय वो पैसा लेके कहाँ भागेंगे। चारों ओर तो पानी है, सब वाहन बंद हो चुके हैं, जो पैसा उनके घर में ही होगा। तो इनकम टैक्स वाले अगर अभी छापा मारेंगे ना तो सब पकड़ में आ जाएंगे आसानी राजेंद्र चौराहे के मैगजीन कॉर्नर के आखिरी सीढ़ियों के पत्र पत्रिकाओं की पूर्ववत बिछी हुई थी। सोचा 1 सप्ताह की खुराक एक ही साथ ले लूँ। क्या ले लूँ, हेडली चेंज या एक ही सप्ताह का फ्रेंच जर्मन सिखा देने वाली किताबें अथवा योग सिखा देने वाली कोई भी सचित्र किताब। मुझे इस तरह किताबों का उलटते पलटते देख कर दुकान का नौजवान मालिक कृष्णा पता नहीं क्यों मुस्कुराने लगा। किताबों को छोड़ कई हिंदी, बांग्ला और अंग्रेजी सीने पत्रिकाएं लेकर लौटा। मित्र की विदा होते हुए कहा, पता नहीं कल हम कितने पानी में रहें। बहरहाल जो कम पानी में रहेगा वह ज़्यादा पानी में फंसे हुए मित्र का हाल जरूर सुधी लेगा या जानेगा। फ्लैट में पहुंचा ही था कि जनसंपर्क की गाड़ी लाउड स्पीकर से घोषणा करते हुए राजेंद्र नगर पहुंच चुकी थी। हमारे गोलघर के पास कोई भी आवाज़ चारों बड़े ब्लॉकों की इमारतों के टकरा कर मंडराती हुई 4 बार प्रतिध्वनित होती है। सिनेमा अथवा लॉटरी की प्रचार गाड़ी यहाँ पहुँचती ही भाइयों पुकार कर एक क्षण के लिए चुप हो जाती है। पुकार मंडराती हुई प्रतिध्वनित होती है, भाइयों भाइयों भाइयों। एक अलमस्त जवान रिक्शा चालक है जो अक्सर रात के सन्नाटे में सवारी पहुंचाकर लौटते समय इस गोलबंद के पास आलाप उठाता है। सुन मेरे बंधु रे ए न सुन मोरे मितवा वाह वाह वाह। ये गोल बंद के पास जनसंपर्क की गाड़ी के ऐलान किया जाने लगा। भाइयों, ऐसी संभावना है कि बाढ़ का पानी रात्रि को करीब 12 बजे तक लोहिनीपुर, कंकड़बाग और राजेंद्र मार्ग में घुस जाएगा, अतः आप लोग सावधान हो जाएं। इसके आगे हम कल पढ़ेंगे। धन्यवाद, थैंक यू।